मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 10, मूल निवासियों का विस्थापन। चैप्टर नाम क्या है? मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक, मूल निवासियों का विस्थापन। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जी, 1 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के भी हैं, 8 नंबर के भी हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें पहले ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि नेटिव या मूल बासिंदे किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मूल निवासी। मूल निवासी या नेटिव किसे कहते हैं? ठीक, क्वेश्चन है मूल निवासी या नेटिव किसे कहते हैं या मूल बासिंदे किसे कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बताना है कि ऐसे लोग जो मौजूदा जिस स्थान पर रह रहे हैं उसी स्थान पर पैदा हुए थे। अर्थात ऐसे लोग जो जिस स्थान पर पैदा हुए उसी स्थान पर निरंतर कई सालों से रह रहे हों उन्हें मूल निवासी कहा जाता है। ऐसे लोग जो जिस स्थान पर पैदा हुए हों उसी स्थान पर निरंतर कई सालों से रह रहे हों उन्हें मूल निवासी कहा जाता था। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताना है कि 20वीं सदी में यूरोपियों द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए या उपनिवेशों में रहने वाले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। दोबारा सुनना है कि ऐसे लोग जो जिस स्थान पर पैदा हुए उसी स्थान पर निरंतर कई वर्षों से रह रहे हैं उन्हें मूल निवासी या नेटिव कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बताना है कि 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यूरोपियों द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। उपनिवेश मतलब कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लेता है और वहाँ का शासन उसी के द्वारा चलाया जाता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। तो आपको ये उपनिवेश नहीं जानना है, बस ये जानना है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में यूरोपियों द्वारा अपने उपनिवेशियों और अपने उपनिवेश के लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश में रहने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो नेटिव या मूल निवासी या मूल बासिंदे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेटिव या मूल निवासी किसे कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे और आपको इसको लिख लेना है, इसलिए मैं बड़ा आराम से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी लिखने की जरूरत है क्योंकि तुम आसान है। अब दूसरा प्रश्न आता है, सेटलर किसे कहते हैं। क्वेश्चन है सेटलर या आबादकर। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि सेटलर क्या है या सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ध्यान सुनना है कि ऐसे लोग जो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उन्हें सेटलर कहा जाता है। दोबारा सुनना है कि ऐसे लोग जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उन्हें सेटलर या आबादकर कहा जाता है। परिभाषा एक बार दोबारा सुनना है, आपको आराम सुन के लिखना है कि ऐसे लोग जो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उन्हें सेटलर कहा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताना है, इसमें मैं दूसरा परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा आसान है कि ऐसे लोग जो अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उन्हें सेटलर कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? इसका दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले डच, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले डच लोगों के लिए
डच लोगों के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया, के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। दोबारा एक बार सुनना है, शब्द का प्रयोग किया गया क्या मतलब? तो प्रश्न आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले किन लोगों के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो डच याद रखना है, डच मतलब पहले हॉलैंड, आज का नाम इनका नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के रहने वाले लोगों को डच कहा गया। तो प्रश्न आएगा कि डच लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो सेटलर। इसका तीसरा पॉइंट जानना है, आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ब्रिटिश लोगों के लिए भी आगे डैश क्या सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। दोबारा सुनना है कि आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ब्रिटिश लोगों के लिए भी सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। आगे लिखना है, के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के लोग। इसका चौथा पॉइंट सुनना है कि यूरोपीय लोग जो अमेरिका में जाकर बस गए, उन्हें भी सेटलर कहा गया। क्या बताना है कि ऐसे यूरोपीय लोग जो अमेरिका में जाकर बस गए उन्हें भी सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बताना है कि इन सभी जितने भी उपनिवेश थे, मतलब हमने कहा ना कि एक देश जो दूसरे पर अधिकार कर लेता है तो अपने लोगों को कुछ बसा देता है, तो इन उपनिवेशों की सबकी राजकीय भाषा क्या थी, तो इन उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी, तो याद रखना है कि इन उपनिवेशों की राजभाषा फ्रेंच थी। कनाडा को छोड़कर जहाँ की राजभाषा क्या थी, इंग्लिश थी। दोबारा याद रखना है कि इन उपनिवेशों की राजभाषा, दोबारा सुनना पहले कि इन उपनिवेशों की राजभाषा, सॉरी मैंने बता दिया फ्रेंच नहीं, कि इन उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी, तो अंग्रेजी थी। ठीक, इन सभी उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। ब्रैकेट में लिखना है कनाडा को छोड़कर, ठीक, कनाडा को छोड़कर। दोबारा सुना है कि मतलब जितने भी हमने नाम लिया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड यहाँ पे, तो इन सब की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी। कनाडा को छोड़कर यहाँ की राजभाषा क्या थी, फ्रांसीसी थी। ठीक, दोबारा सुनना, पेपर में आएगा कि जितने भी हमने नाम लिया इन उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी, तो अंग्रेजी थी। और कनाडा को छोड़कर तो कनाडा की राजकीय भाषा क्या थी, फ्रांसीसी। क्यों थी, क्योंकि कनाडा पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया कि नेटिव क्या है और सेटलर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आता है वार्म पेम बेल्ट क्या है। ठीक, दोबारा सुनना है पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि वेमपुम बेल्ट, क्वेश्चन है वेमपुम बेल्ट क्या है, वेमपुम बेल्ट क्या है। क्वेश्चन है कि वेमपुम बेल्ट क्या है, तो याद रखना है कि रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर, एक बेल्ट तैयार किया जाता था।
रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर एक बेल्ट तैयार किया जाता था, बेल्ट तैयार किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? वेमपुम बेल्ट। दोबारा सुनना है कि रंगीन सीपियों को आपस में सिल करके एक बेल्ट तैयार किया जाता था जिसे वेमपुम बेल्ट कहा जाता था। और दूसरा पॉइंट बताना है कि आपस में उस समय लोग कबीले में थे, तो आपस में कबीलों के बीच समझौता या संधि करते समय ठीक, आपस में समझौता करते समय इसका आदान प्रदान किया जाता था, ठीक, दोबारा सुनना है कि वेमपुम बेल्ट क्या है, तो बताना है कि रंगीन सीपियों को आपस में सिल करके एक बेल्ट तैयार किया जाता था जिसे वेमपुम बेल्ट कहा जाता था। और पहले क्या था, कबीले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो जब दो कबीलों के बीच में आपस में समझौता होता तो उस दौरान इन बेल्टों का आपस में आदान प्रदान किया जाता, इसे ही वेमपुम बेल्ट कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ना है कि मैं बता दे रहा हूँ, उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी वीडियो रहेगी तो आपको पढ़ना आसान होगा, लंबी होगी तो आपको नीरस लगेगा। तो एक क्वेश्चन है गोल्ड रश, ये 8 नंबर क्वेश्चन आता है, तो मैं केवल एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि गोल्ड रश की घटना क्या है। तो 1840 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इससे जो घटना को अंजाम दिया या जो घटना उत्पन्न हुई उसे गोल्ड रश कहा गया। तो 3 क्वेश्चन बन गया कि गोल्ड रश की घटना कब हुई, तो 1840। कहाँ हुई? कैलिफोर्निया में। किसके लिए हुई? सोने के लिए हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति, ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों के बारे में, फ्रंटियर के बारे में, ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद अमेरिका के विकास के बारे में। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर अगली वीडियो बनाएं, ताकि मैं मेहनत करके समय निकाल कर अगली वीडियो जरूर बना सकूं। थैंक यू।